हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हम तमाम विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, एक एक करके अलग अलग मुद्दों पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको उसका जवाब मिल सके, आपकी परेशानी का हल हो सके और आप ये समझ पाएं कि क्या आपके लिए ज्यादा जरूरी है और किस चीज को आप फिलहाल टाल सकते हैं। ब्रेक के बाद भी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ दो खास नए मेहमान इस वक्त इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से विधायक बादली कुलदीप वत्स जुड़ गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष जेजेपी निशांत सिंह जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। निशांत सिंह जी, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगी, सर्वदलीय बैठक में आपने सबसे पहले पैरवी की थी कि ठेके खुल जाने चाहिए। आज से ठेके खुल गए हैं, अब लग रहा है कि जो सरकार को घाटा हो रहा था वित्तीय, वो कम से कम पूरा हो जाएगा। देखिए, सिर्फ सरकार को घाटा नहीं हो रहा था। मैं मान के चलता हूं कि जिन लोगों का टेस्ट है लीकर, उनको भी घाटा हो रहा था। कई गुना महंगी शराब खरीद करके पीनी पड़ती थी और घटिया स्तर की शराब उनको पीनी पड़ती थी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जैसे बाकी ग्रोसरी या अन्य चीजें हमारे लिए जरूरी है। ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए। प्रशासन ऐसे लोगों पर क्यों लगाम नहीं लगा पा रहा है जो ब्लैक में शराब की सेल कर रहे हैं? खैर, उस पर मैं चर्चा नहीं कर रही, मैं ये चर्चा कर रही हूँ कि अब कम से कम परेशानी सरकार की खत्म होगी और आपके हिसाब से जो परेशानी उन लोगों के लिए थी जिनको लिकर का टेस्ट था, जिनको लिकर चाहिए ही थी, अब कम से कम उनकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो जिसका टेस्ट है या जो एडिक्ट है, जो डेली यूज करता है लीकर का, तो उसको लीकर मिलनी चाहिए। अगर बाकी खाने की चीजें मिलती हैं, उसके दो नुकसान थे कि हमारा रेवेन्यू जा रहा था और उसको लीकर अगर मिलती थी तो घटिया स्तर की मिलती थी। और ये मान के चलें कि पैसे ज्यादा देने पड़ते थे। तो अगर बाकी चीजें अवेलेबल सरकार करवा रही है तो मैंने इसीलिए ऑल पार्टी मीटिंग में मुख्यमंत्री जी को यह आह्वान किया था कि आप इसको एक लिमिट में रख करके इसको जो है ना लेकर को खोलने का काम करें। तो अब खुल गए हैं, लेकिन जो तस्वीरें हमने अलग अलग प्रदेशों में देखी, दिल्ली में खास तौर पे देखी, उससे आपको लगता है कि हरियाणा ने सबक सीखा और ठेकों के खुलने के साथ लोग अगर जा रहे हैं लेने के लिए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना विशेष तौर पे ख्याल रख रहे हैं? ये हम सबकी जिम्मेवारी है। हम ग्रोसरी लेने जाते हैं तभी डिस्टेंस बना करके रखते हैं। अगर लीकर लेने जाते हैं तो वहां भी हम अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। इस बीमारी से, इस डिजीज से लड़ने के लिए सबका योगदान जरूरी है। बिल्कुल, सबका योगदान जरूरी है और सबको देना ही पड़ेगा। कुलदीप वत्स जी, कांग्रेस कितना योगदान दे रही है इस लड़ाई में? धन्यवाद आपका जी। धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे जेजेपी हो चाहे ऑल पार्टी है, इस जो संकट की घड़ी है प्रदेश के और देश के ऊपर, हमारे आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो सीएम के लीडर है और हमारे अध्यक्ष श्रीमती शैलजा जी ने स्पष्ट माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी को क्लियर ये कहा कि हम आपके साथ और हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्ण रूप से पूरा सहयोग गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे अगर हम नहीं बोलेंगे विपक्ष के नाते तो गवर्नमेंट अपनी मनमानी करे या अपनी एक तानाशाही चलाए, तो उन चीजों पे तो हम जरूर बोलेंगे। वरना वैसे हम गवर्नमेंट के साथ है। जहां गलत निर्णय कोई होते हैं तो एक विपक्ष के नाते हमारा फर्ज बनता है उससे अवगत कराने का। तो उसी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमारे सीएम के लीडर है, उन्होंने क्लियर कहा कि कई नीतियां जो गलत थी उनका हमने विरोध भी किया और कई नीतियां जो अच्छी लगी हम उनका स्वागत भी किया। अभी मैं निशांत सिंह जी को सुन रहा था जो हमारे जेजेपी के अध्यक्ष है, हमारे सम्मानित है। पर जैसे कि कह रहे थे कि शराबबंदी, शराब आज से ठेके खुल गए हैं। हम ये नहीं कहते कि ठीक है रेवेन्यू का लॉस था प्रदेश को, पर हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि भाई घटिया शराब बिकती थी। घटिया शराब क्यों बिक रही थी? क्यों बिकी? इसका किसने, इसको कौन रोकेगा? हम थोड़ी रोकेंगे इसको। ये पार्टी, ये जो सरकार है, ये इसके लोगों को पिला रहे थे या आपको नॉलेज थी कि भी पी रहे हैं लोग और अवैध शराब बिक रही है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? मैं निशांत सिंह जी से पूछना चाहूंगा, कार्रवाई कौन करेगा? अरे भाई, अगर आप लोगों के बस की नहीं तो हमें बैठा दो कुर्सी पर, हम काम कर लेंगे। नहीं, अभी वो बैठे हैं। उनकी गठबंधन की सरकार अभी अच्छी चल रही है, अभी आपको मौका नहीं। उनकी गठबंधन की सरकार अभी ठीक चल रही है कुलदीप जी।
जी गठबंधन की सरकार ठीक चल रही है, वो बात नहीं कर रहा मैं। जो भाई ने कहा, हमारे अध्यक्ष जी ने जो कहा कि भाई बड़ी मतलब घटिया शराब बिक रही, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ। तो उससे मैं पूछना चाहता हूँ कि उसको रोकेगा कौन, वो बताइए आप। निशांत सिंह जी, किसका बनता रोकने? निशांत सिंह जी वत्स साहब को कहना चाहूंगा कि मुसीबत के समय में जब हमारी पुलिस फोर्स पूरी तरह से इस प्रबंधन में लगी है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंस बना रहे, किस तरीके से ट्रैफिक को रोका जाए, किस तरीके से आवाजाही को रोका जाए, तो ऐसे माहौल में गलत काम करने वाला, ब्लैक मार्केटिंग वाला लाभ उठाता है। और यही बात नहीं, वत्स साहब को कहना चाहूंगा कि हमने बहुत सारे लोगों पे पर्चे दर्ज किए है। उन अपराधियों के खिलाफ जो है ना एक्शन लेंगे, ये नहीं कि उनको माफ कर दिया जाएगा। जिस भी व्यक्ति ने कानून को तोड़ा है उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक पर्चे दर्ज हुए हैं, उनके खिलाफ केस चलेंगे। और मैं तो पहले भी कहा था, अब भी कहूंगा वत्स साहब को, पूरे कांग्रेस के भाइयों को, कि ऐसे मुसीबत के समय में प्रदेश के लिए हमारा सबका साथ होना, मिलकर के बात करना, मिलकर के चलना बहुत जरूरी हो जाता है। वत्स साहब, हालांकि इस सब पे मैं जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम उनको किसी भी तरह से डिमोटिवेट नहीं करना चाहते। पूरे प्रदेश की पुलिस का ध्यान इस वक्त इसी पर है कि पूरी व्यवस्था बनी रहे, लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, लॉकडाउन का खास तौर पे पालन करवाया जाए। और अगर किसी ने नकली शराब बेची है या अवैध तरीके से बेची है तो उस पर लिहाजा कार्रवाई भी की है, बहुत से पर्चे दर्ज भी हुए हैं। कुलदीप वत्स साहब, लेकिन आपको लगता है ये तमाम चीजें नाकाफी हैं? देखिए जी देखिए मैम, मैं निशांत सिंह जी जो हमारे अध्यक्ष हैं जेजेपी के, मैं इस संकट की घड़ी में हम पूर्ण रूप से आपके साथ हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, पहले हमारे हुड्डा साहब पहले कह चुके, हम आपके साथ हैं। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बतानी आपको जरूरी है। अब इसी के आड़ में सोनीपत के अंदर आपको पता होगा, आपकी नॉलेज में आई होगी जी, वो जो लाखों बोतलें वहां से शराब की निकल गई गोदाम से। बोलिए आप। नहीं, जो लाखों बोतल सोनीपत से, जो जिसकी किसी की कमी है, चाहे प्रशासन की कमी है, चाहे किसी की कमी है, कमी जब कोई होती है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मैं पुलिस का स्वागत करता हूं, पुलिस का मोटिवेट करते हैं, पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, सफाई कर्मचारी हो, हमारे बड़े, मैं इनको सल्यूट करता हूं। मैं इनका मतलब ये नहीं कि इनके हौसले को मैं तोड़ रहा हूं, इनको मैं सल्यूट करता हूं। पर मेरा कहने का मतलब, कानून व्यवस्था तो जो हमारी जिम्मेवारी हमारी तो बनती है ना। आप जो सोनीपत वाला मसला है निशांत सिंह जी, आपकी नॉलेज में होगा सारा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी। मैं तो वो बात कह रहा हूं, मैं किसी का किसी का हौसला तोड़ रहा और ना मैं गवर्नमेंट के किसी चीज के खिलाफ। हाँ, हमने जो बात बुरी लगी, जो गलत हुई, जो किसान की बात थी, चाहे मजदूर की बात थी, चाहे मिडिल मैन की बात थी, अगर वो चीजें हमारे को अच्छी नहीं लगी तो हमारा फर्ज बनता है विपक्ष के नाते हम उस बात को मजबूती से उठाएं। इसके अलावा आपको लगता है कि सरकार ने काम ठीक किया? हमारा आपके साथ है। हाँ। देखिए जो सरकार ने काम ठीक किए उनका हमने स्वागत भी किया। ये थोड़ी हम हर चीज हमने विपक्ष में उसमें कि हम हर चीज में क्रिटिसाइज करते हैं। हमने सरकार के साथ जो मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले लिए हमने उनका स्वागत भी किया। पर कई फैसले ऐसे थे जो आज भी आप देख रहे हो, किसानों की जो हमने बातें उठाई थी उसमें सरसों की आज तक फसलें खरीदी नहीं गई है, गेहूं की नहीं खरीदी गई है, बारदाना नहीं है। आज आप मंडियों में देखिए, मैं मानता हूं हमारे पास लेबर की कमी है, इसमें गवर्नमेंट थोड़ी बहुत देखो मजबूरी है कि हमारे पास लेबर नहीं है। पर मैं यही कहना चाहता था गवर्नमेंट को कि भी जितना जल्दी हो उसके लिफ्टिंग कराई जाए, जो कि मंडियों में जो किसान भाई आते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे महामारी और ज्यादा फैलने का डर है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी और मैंने अपने जो हमारे कृषि मंत्री से उनसे भी रिक्वेस्ट की थी भी जितना जल्दी हो उसके इनको लिफ्टिंग कराओ, अनाज गेहूं को भी, सरसों को, जो किसान जल्दी से जल्दी इसको अपने अनाज को बेचकर अपने घरों पे जाए। तो ये चीजें कई ऐसी चीज थी जो हमें लगी, हमने उठाया, हमने सरकार का पूर्ण रूप से हमने साथ दिया। और मैं तो एक चीज कहता हूं, वास्तव में निशांत सिंह जी, ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये एक दूसरे का साथ देने का समय है। और एक दूसरे ने इस लड़ाई को जो जीत रहा है तो हम सभी पार्टी, हमारा सबका एक परम कर्तव्य बनता है और कि हम सारे साथी इसमें एक होकर इस दुख की घड़ी में हमने एक रहना चाहिए। और राजनीतिक करने का बहुत समय, हम राजनीतिक करेंगे, आपसे जवाब भी मांगेंगे और आपसे सारी चीज करेंगे। पर आज के ये सच्चाई है, आज का टाइम राजनीतिक करने का नहीं है। आज का टाइम इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने का समय है। हम इससे
कैसे हम अपने हरियाणा को मजबूत कर सके, जो इस संकट की घड़ी में हमारी इकोनॉमिक डाउन हुई है, हमारे रोजगार खत्म हुए हैं, हमारे बिजनेसमैन को लॉस हुआ है, हमारे इंडस्ट्रीज को लॉस हुआ है, तो हम इससे कैसे ऊपर उठे, ये आज हमारे सबका परम कर्तव्य बनता है। बिल्कुल निशांत सिंह जी, सरकार का आप लोग हिस्सा हैं और लगातार किसानों की आवाज आप चुनावों से पहले भी उठाते रहे और जितनी भी परेशानियां आपको तब दिखती थी, अब भी आप ये कहते हैं कि हम तमाम उन परेशानियों को उठाते हैं, सरकार के बीच रहकर उन तमाम परेशानियों का हल करने की कोशिश करते हैं। अब आपको क्या लगता है लॉकडाउन 3 में जो ये ढील दी गई है, इस सबके साथ हरियाणा वासी कैसे कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जिंदगी को भी वापस पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम रूल्स एंड गाइडलाइंस का पालन भी करेंगे? मैं धन्यवाद करूंगा वत्स साहब का कि उन्होंने साथ देने की बात कही कि इस क्रूशियल टाइम में सबको मिलके चलना जरूरी है, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अपराध किस तरीके से बढ़ा है, सोनीपत में शराब कैसे जो है ना गायब होगी, क्या हो गया। मैं उनको पहले भी कह चुका हूं और अब भी कहना चाहता हूं कि उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी गई, उनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई होगी जहां भी ऐसा अपराध हुआ। मैं नहीं मानता कि कोई ऐसी सरकार आज तक रही हो जिस सरकार ने पूर्ण तौर पर 100% जो है ना क्राइम को रोक लिया हो, अपराध को रोक लिया हो। और ऐसे मौके पे हमारे लोग कुछ ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। जहां तक मंडियों की बात उन्होंने कही है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि मंडियों के अंदर जो प्रोक्योरमेंट आज चल रही है, बावजूद इसके कि मजदूरों की कमी है, बावजूद इसके कि लॉकडाउन की भी पालना हमने करनी है, और ये मान के चलें कि एक सफिशिएंट प्रोक्योरमेंट जो है ना वो हुई है, और इसके बावजूद कि लगातार रेनी सीजन बन गया, ये सीजन जो है 2-3 बार बरसात हुई, कणक भीग गई, उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस अगर हम पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके देखें, और इसके बावजूद कि नेता लोग पहले दिनों में मंडियों में गए, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं, उन्होंने लॉकडाउन की जो हिदायतें थी उनको तोड़ने का काम किया, हजारों लोग वहां इकट्ठे किए, तो शायद कहीं ना कहीं गैर जिम्मेवारी उन लोगों की थी। सरकार ने फिर भी पेशेंस रख करके सारी अपने प्रबंध करने का काम किया है। मैं वत्स साहब को ये कहना चाहूंगा कि आज जो भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार है, पूर्ण तौर पे पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उनमें से आज हरियाणा प्रदेश में पूरी तरह इस बीमारी के ऊपर अंकुश लगा करके रखा गया है। और मैं तो ये कहूंगा आप साथ देते रहें। ये ठीक है, विपक्ष की मजबूरियां होती हैं, कुछ ना कुछ उसको कहना होता है, तभी ये बात आप 1-2 बातें आपने कही है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा और आपका सहयोग भी मांगना चाहूंगा, आप भी सहयोग करें। हम सब मिलकर के इस जो ये त्रासदी का समय है, जो ये भयंकर ऐसी बीमारी आज पूरे दुनिया में, पूरे देश में, प्रदेश में फैली है, उसका मुकाबला कर पाएंगे। नहीं, स्थिति तो कंट्रोल में है निशांत सिंह जी, लेकिन अब इसे हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। अभी तो खतरा हमें मालूम ही नहीं है कितना बढ़ सकता है, कैसे बढ़ सकता है, कहां से बढ़ सकता है, इसलिए तमाम चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जहन में रखना पड़ेगा और उसी के बाद कोई डिसीजन लेके काम करना पड़ेगा। मैं आपकी बात को मानता हूं कि लेकर की बात ही अगर ले लें तो दुष्यंत चौटाला जी जिनके पास ही विभाग है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि ओवरऑल मैं सिर्फ लिकर की बात नहीं, मैं सिर्फ शराब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल तमाम चीजों की बात कर रही हूँ कि अभी तक तो ठीक है, स्थिति को हम नियंत्रित करने की तमाम प्रयास कर रहे हैं और उसको लेके हम कारगर भी साबित हुए हैं। जवाब देना चाहता हूँ कि हरियाणा ने एक अच्छा माहौल कायम किया है बीमारी से लड़ने के लिए। आज दूसरे प्रदेशों से हमारी पोजीशन अच्छी है और ये मान के चले उसमें लीकर की भी बात आ गई। मैं तो ये कहना चाहता था कि लीकर का डिपार्टमेंट जिनके पास है, एक्साइज एंड टैक्सेशन, उन्होंने दुष्यंत जी ने क्लियर कहा कि जब तक केंद्र सरकार हमें हदायत नहीं करती लीकर के खोलने के बारे में और दूसरे राज्यों से मिलकर के हम उसका जो है ना खोलेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। हालांकि प्रदेश को रेवेन्यू का लॉस इससे सबसे ज्यादा होता है, सबसे बड़ा सोर्स है रेवेन्यू का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हर जगह पर ही बंद थे और हरियाणा सरकार की तो किरकिरी काफी ठेकों को खोलने के नाम पर काफी हो गई थी, उसके बाद ही ये फैसला लिया गया कि ठीक है चलिए हम खोलेंगे नहीं जब तक केंद्र सरकार की तरफ से आदेश नहीं है। खोले नहीं गए, कुछ ऐसी बात मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ठेके खोल दिए गए, मैं ये कह रही हूँ कि ठेके खोलने को लेकर हरियाणा सरकार की काफी किरकिरी हुई थी, खासतौर पर दुष्यंत चौटाला जेजेपी नेताओं के बारे में तमाम बातें की गई थी कि जो नशाबंदी की बात करते थे वो कह रहे हैं कि नहीं ठेके खुलवा दीजिए। आपका वर्जन मैं समझती हूँ, सरकार में रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, तमाम परेशानियां मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ उस संदर्भ में कितनी किरकिरी आपकी पार्टी की हुई थी।
हालांकि आपने कहा कि वो मेरा निजी मत था, वो पार्टी का फैसला नहीं था, वो मेरा निजी मत था। जनता पार्टी ने कभी नशाबंदी का आह्वान नहीं किया, कभी ये बात नहीं कही। जननायक जनता पार्टी ने तो ये कहा कि देश के साथ मिलकर चलेंगे, जब हमें अलाउ करेंगे तब जाकर के ठेके खोलेंगे। हमने सुझाव दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, नशाबंदी की बात अब नहीं, चुनाव से पहले की बात कर रही हूं मैं। चुकी है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है। मैं वही बात करता हूं। पहले अब पता नहीं कब नशाबंदी की बात कही थी, जननायक जनता पार्टी ने कभी आह्वान नहीं किया कि नशाबंदी होनी चाहिए। हम तो इस पक्ष में हैं कि अवैध नशा जो बिकता है, अवैध ड्रग्स जो बिकते हैं, शराब के अभाव में वो ड्रग्स बिकने शुरू हो गए थे, समय आनी शुरू हो गई थी। हमारे भाइयों ने, विपक्ष के साथियों ने कहा कि पुलिस क्या कर रही है, तो मैंने उनको पहले भी कहा, आज भी कहना चाहूंगा कि पुलिस रात और दिन मेहनत करके अपने बच्चों को, परिवार को, घर को छोड़ करके हमारी सुरक्षा के लिए, प्रदेश की सुरक्षा के लिए, अपराधियों को काबू करने के लिए और इसी बीमारी से निपट पाने के लिए रात दिन उन्होंने मेहनत की है। और मैं तो उनका धन्यवाद भी करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने प्रदेश को बचाने के लिए खूब काम किया। बिल्कुल सिंगला साहब, पुलिस ने भी बहुत काम किया, निशांत सिंह जी बहुत सारी चीजों में हालांकि उलझ गए, लेकिन इस सबके बीच कुलदीप वत्स साहब ने जो पॉइंट्स उठाए हैं, किसानों की खासतौर पर बात की है, आपको लगता है सरकार ने अभी तक न्याय किया है, जस्टिफाई किया है तमाम काम जो किसानों के लिए भी किए, आड़तियों के लिए भी किए? बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हमने वहां पर भी, मंडियों में भी देखे। हालांकि देखिए, अगर कुलदीप भाई की अगर पूरी स्टेटमेंट सुने तो वो कहीं तो पक्ष में बन जाते हैं, कहीं वो विपक्ष में भी बन जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो विपक्ष की बात करेंगे, पक्ष की बात करेंगे, दोनों चीजों में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वो अपना इशू भी उठा देते हैं और साथ साथ में वो सरकार की भी बड़ाई कर देते हैं। साथ वो कहते हैं कि गेहूं के जो है बहुत ज्यादा आ गया है मंडी के अंदर, उसका उठाने, लेकिन साथ साथ कहते हैं कि लेबर की कमी है। तो मैं हर एक से कहना चाहता हूँ कि कोरोना को देखते हुए उस सिनेरियो को सामने रख के कोई भी बात करें। देखिए, आप उससे पहले की बात करेंगे, 2 महीने पुरानी बात करें तो उस समय सीन कुछ और था, वो आज समय कुछ और है। कोई भी कंप्लेंट करें, और मैं तो बल्कि अच्छी बात कहता हूँ हरियाणा न्यूज का कि उन्होंने इस तरीके से बैठ के बात करी है, तो उससे जो भी अगर कोई कमी नजर आ रही है वो तो उसका हमें संज्ञान ले लेना चाहिए। बेशक आप बताइए, संज्ञान लिया जाना चाहिए सरकार को, और सरकार उसका संज्ञान लेगी। और इसी बात से ही पता लग जाता फ्रंट उसके ऊपर आने से। एक मिनट सुधीर सिंगला साहब अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद आपसे जवाब लेती हूँ। एक मिनट रुक जाइए। छोटे छोटे से कोई अगर कोई लैप्सेज हैं भी, वो मैं ये नहीं कहता कि फुल प्रूफ सारा का सारा हो गया होगा, कई छोटे मोटे लैप्सेज हैं वो, और अगर इस बहाने से पता लगता है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तो उसको ठीक करा लेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप बोलिए। जी निशांत सिंह जी नहीं, सुधीर सिंगला आपसे एक तो वो वहीं रहने दीजिए जो उनके पास है। नहीं, निशांत सिंह जी से बात करी तो चले गए? नहीं, वो है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। सुधीर सिंगला साहब स्टूडियो में, जो अभी फिलहाल आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। अच्छा, जी निशांत सिंह जी, मैं जो आपने बात कही कि क्राइम बढ़ा, मैंने सोनीपत में सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि जो करीबन 1.5 लाख बोतलें जो वहां से निकली है, जो गुम हुई है, मैंने उनके बारे में कहा। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने कहा कि आप अपने आप बढ़ाई कर देते हो, आप अपने आप बुराई कर देते हो। मैं आपकी नॉलेज में डाल देता हूं। आज किसान की जहां बात है, आप मंडियों को देखना, मैं ये नहीं चाह रहा था कि कोई ऐसी बात के ऊपर आप कहने के लिए मजबूर कर रहे हो, पर आज मैं झज्जर की बात करता हूं। आप झज्जर के अंदर आइए और किसानों से आके मिलना, आपको ये आपकी हकीकत और असलियत आपको पता लग जाएगी कि धरातल पे आप कितने स्ट्रॉन्ग और कितना आपने काम किया। दूसरा, मंडियों में जो किसानों का बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ वो आप उसको आगे देखिए। तीसरी बात, मेरे हलके में मेरे करीबन 50-60 गांव ऐसे हैं जिनमें सब्जी आज उनकी जो सब्जियां हैं उनके खेतों के अंदर सड़ रही है। आप किसान की बात करते हो तो आगे देखिए आप कितना अच्छा किसान का हाल है। मैं आपकी बात से मैंने क्या कहा कि हम राजनीतिक नहीं करना चाहते, हम आपके साथ खड़े और साथ खड़े हैं, साथ खड़े रहेंगे। ये दुख की घड़ी ये ना किसी एक कांग्रेस के लिए है, ना किसी जेजेपी के लिए भी है, ना बीजेपी के लिए, ये पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए है। और हमने आज आपको एक चीज और बता रहा हूं, हमने इस संकट की घड़ी में पूर्ण रूप से अपने हल्के के लिए, अपने झज्जर जिला के लिए, जो भी से मुख्यमंत्री जी से पूछ लिए, पूरा हमने जितना हमारे सबसे होगा पूरा सहयोग किया है और आगे भी करेंगे। और रही बात ये, आपने एक बात कही कि विपक्ष का काम है कहना, विपक्ष का काम कहना भी है, पर हम इस चीज में राजनीतिक नहीं,
सच्चाई से अवगत कराना विपक्ष का काम होता है, वो हम आपको अवगत कराते हैं कि यही हालात है। जहां तक आपने पुलिस की बात करी, आप अपने हमारे जो एसपी साहब है, जो हमारे जस्टर के कप्तान है आईजी साहब, आप उनसे पूछिए। और मैं हर प्लेटफॉर्म पे डॉक्टरों की, पुलिस की, सफाई कर्मचारियों की और ऑल अधिकारियों की मैं हर बार ये कहता हूं, उनको मैं सल्यूट करता हूं। और मैंने निशांत सिंह जी, आपको एक चीज और कह रहा हूं, मैंने माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी को खुद पत्र लिखा है कि जी बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम आपके काम से संतुष्ट हैं। हमने ये आज नहीं कहा, आज जो हकीकत है, जो मंडियों में जो समस्या आ रही है, जो किसान भाइयों के साथ समस्या आ रही है। दूसरी आपकी नॉलेज में एक चीज और डाल रहा हूं, जो हमारे जो मंडियों में 2 बार गेहूं भीग चुका है, उनका आपने ख्याल करना पड़ेगा। तीसरा जो मिडिल मैन है, जो हमारे परिवार के साथी है, मैं जो चिंता सता रही है, बीपीएल परिवार को मैं मानता हूं भाई उनको राशन मिल रहा है। जो बंदा 20,000 25,000 रुपए कमाता है, आज आप सुनिए, 20-25 हजार रुपए कमाने वाला जो गरीब आदमी था, किसी की परचून की दुकान थी, किसी कुछ थी, तो वो आदमी भी आज बहुत ज्यादा मार में, उनका भी हमने ख्याल करना पड़ेगा। तो कुछ सुझाव ऐसे होते हैं जो विपक्ष के नाते हमारा फर्ज नहीं बनता, हमें देने। नहीं, आप बिल्कुल सुझाव दीजिए कुलदीप पत्सी, इसीलिए हमने ये प्लेटफॉर्म हम लेकर आए ताकि हर नेता अपना पक्ष दे सके, हर पार्टी अपना पक्ष दे सके और ये बता सके कि सरकार और क्या कर सकती है। सरकार कोशिशें तो लगातार कर रही है, साथ ही साथ सुझाव भी लगातार मांगे जा रहे हैं कि हर पार्टी से हर नेता कोई सुझाव देना चाहे और उस पर अगर अमल करके हरियाणा प्रदेश के लोगों का भला हो सके, तो उसके लिए लगातार प्रयास सरकार के जारी हैं। और आपने भी कहा कि अच्छे काम हो रहे हैं, आपने खुद सीएम साहब को उसके लिए पत्र लिखा। निशांत सिंह जी, जो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं किसानों को लेकर, खासतौर पे 1 मिनट और लूंगा मैडम, 1 सेकंड और लूंगा प्लीज। मैं एक चीज और कह रहा था निशांत सिंह जी, 25 तारीख तक के सरसों के पैसे आए हैं, वो भी 30% जो बिकी है। आप चेक कराइए, आड़तियों के पास पैसा नहीं आया है। और गेहूं का जो आप ये कहते थे कि भाई गेहूं का 24 घंटे में गेहूं का पैसा भी नहीं आया है, जो किसानों को पैसा नहीं मिल रहा। और जो किसान भाई आज परेशान हो रहे हैं, मैं आपकी नॉलेज में इसलिए डाल रहा हूं कि आप चेक करा लेंगे कि भाई ये चीजें सच्चाई कितनी है। क्योंकि आज किसानों से जो हमारे पास फोन भी आते हैं, आड़तियों के भी आते हैं, किसानों के भी आते हैं। 25 तारीख तक तो जो शिक्षकों के जो जिनकी बिकी है उनके पैसे आए हैं, उसके बाद के नहीं आए हैं। दूसरा, गेहूं का आज तक एक भी पैसा किसी किसान भाई को या किसी आड़ती भाई को नहीं आया है, वो एक बार आप चेक कराइए, वो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जरूरी। हमने दूसरा एक जो शिक्षों अभी 30 से 35% बिकी है और किसान भाइयों के घरों में शिक्षों पड़ी है, उसका भी आप समाधान करिए, उस सिस्टम को भी जल्दी खरीदवाने की कोशिश करें। और गेहूं की मैं तो एक चीज कहता हूँ, आपको दोबारा मौका दूंगी। इतने सारे सवाल पूछेंगे तो उनको जवाब किसका देना है समझ नहीं आएगा, एक एक करके पूछ लीजिएगा कुलदीप पत्त साहब। निशांत सिंह जी, बहुत से लंबे सवाल इन्होंने पूछ लिए आपसे, इनके सवालों के आप जवाब दे दीजिए। और जो परेशानी का ये जिक्र कर रहे हैं खासतौर पे किसानों की, आड़तियों की, उसको हल करने के लिए सरकार ने अब तक क्या किया है और उसके बाद भी जो परेशानी आ रही है उसके लिए क्या प्लान है? मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि समस्याओं की तरफ हमारा उन्होंने ध्यान दिलवाने का प्रयास किया है। और मैं उनको ये कहूंगा कि जैसे मेरे साथी ने पहले कहा था कि डबल रोल ना करें, हम सभी जिम्मेवार लोग हैं। और अगर मैं आपको आंकड़े देने लगूं, उन्होंने कहा भी एक भी पैसा अभी तक गेहूं की खरीद के बाद किसान को नहीं मिला, तो आज पूरे आंकड़े आज के ले लें, लेटेस्ट क्या पोजीशन है, नहीं तो मुझे देने पड़ेंगे। और मैं ये कहूंगा कि ठीक है, प्रोक्योरमेंट के टाइम पे हमेशा दिक्कतें आती, कोई भी सीजन हो, जितनी क्रॉप आती है, जितनी गेहूं या धान मंडियों में आती है, उसकी लिफ्टिंग प्रॉपर हो पाना मुश्किल होता है। जैसे बरसात हो गई तो लिफ्टिंग नहीं हो पाई, गीली उठा करके तो कोई गोडाउन में रखेगा नहीं। और इसके अलावा भी जितनी बातें उन्होंने कही है, हम किसान, ये तो किसान प्रधान प्रदेश है, किसान प्रधान देश है, किसान देश का अन्नदाता है। और हमारी सरकार पूरी तरह पे किसान को प्रोटेक्ट करने के लिए, आड़ती को भी कोई दिक्कत ना आए, उसका पूर्ण तौर पर हमने ध्यान रखा है और ध्यान रख रहे हैं। प्रोक्योरमेंट जिस तरीके से चल रही है, वो बावजूद इसके कि बरसात हुई उसके बावजूद बढ़िया चल रही है, बावजूद इसके कि लेबर नहीं है उसके बावजूद भी ठीक चल रही है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा आदरणीय वत्स साहब को, कि उनसे लगता है कि उनको मेरे से प्यार काफी है, कई उन्होंने सवालों की झड़ी लगाई है। मैं उन्हें आश्वस्त करूंगा कि आप देखिए, इस क्रूशियल टाइम के बावजूद भी बढ़िया प्रोक्योरमेंट होगी, ना किसान को दिक्कत आने देंगे, ना कोई आड़ती को दिक्कत आने देंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम आज इस सीजन के अंदर, जहां कोरोना से प्रदेश और देश लड़ाई लड़ रहा है, वहीं आपके सहयोग से
इस किसान का, देश के अन्नदाता का पूरा ध्यान रखें। आज सीजन है, आज उसका सोना मंडियों में आया हुआ है। आरती जो है हमारा साथी, उसका ध्यान रखें। पेमेंट की वो चिंता ना करें, पेमेंट बहुत सारी गई है और बाकी और पेमेंट भेजेंगे। और सरसम की उन्होंने जैसे कहा कि परचेज बंद कर दी गई, मैंने कहूंगा कि जहां अभी भी कुछ मंडियां ऐसी है जहां सरसों की परचेज चल रही है। हालांकि ये कहा गया था, दुष्यंत जी ने कहा था कि सरसम की परचेज जब गेहूं की आवक कम हो जाएगी हम फिर से करेंगे। तो ऐसी कोई मैं नहीं समझता कि सरकार द्वारा कोई कोताही हुई है। फिर भी वो कुछ सुझाव जो पॉजिटिव सुझाव दे रहे हैं उन पे सरकार काम करे। ठीक है, वत्स साहब, निशान सिंह जी कह रहे हैं कोई परेशानी की बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, सब एकदम ठीक है और ठीक ही रहने देंगे हम। धन्यवाद निशान सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कुछ चीजें थी, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता सरसों की खरीद बंद कर दी। मैं आपकी नॉलेज में डाल दूं कि 30 से 35 सलो है उसको थोड़ा सीट दी जाए, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। सिंगला साहब, आपने भी वत्स साहब की बातें सुन ली हैं, किसानों को लेकर बहुत सी बात कर रहे हैं और निशान सिंह जी ने भी हालांकि सरकार का पक्ष रखा कि अभी तक क्या क्या कार्य किए गए हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक जो ये बिन मौसम बारिश हो रही है, कभी मौसम अचानक से बदल जाता है, आंधी तूफान, तो किसानों के लिए तो ये बिल्कुल परेशानी है, ये बहुत ज्यादा परेशानी है कि गेहूं भीग रहे हैं, कहीं पे कुछ परेशानी हो रही है, ये किसानों के लिए तो बहुत चिंता बढ़ा रहे हैं। देखो, कुछ चीजें तो ऐसी है जो किसी के हाथ में नहीं है। अगर बारिश हो रही है तो उसके बाद हमारे पास किसी के हाथ में भी नहीं है। ये तो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस कई बार क्रिएट हो जाते हैं। अब जैसे कभी ने सोचा थोड़ी था कि महामारी आ जाएगी, जिसका कोई इलाज नहीं, जिसका कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन हाँ, सरकार ने कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करी है किसान को भी कि उसका टाइमली उसकी पेमेंट भी हो गई और साथ साथ जितनी हो सकती थी हो रही है। धीरे धीरे उसकी जो जितनी भी सब जो आरोप लगा रहे थे, जितनी भी उनके पास, वो तो उसका जवाब दे दिया उन्होंने निशान सिंह जी ने, और वो सेटिस्फाइड भी हो गए कि अगर उनका, और बाद में जो उनका जो आरोप था वो आरोप ना रहकर सुझाव में बदल गया कि कुछ थोड़ी बहुत सुझाव है, तो उन्होंने कहा पॉजिटिव सुझाव और सरकार उसको ले लेगी। उन्होंने बड़ा कूलली बड़ा उसका जो है वो आंसर दे दिया वो। तो मेरा ये कहना है कि जो कुछ पेमेंट थोड़ी बहुत रह रही है वो टाइमली फेजेज में जा रही है वो। और क्योंकि कंप्लेंट मेरा एक ही कहना है कि इस सिनेरियो को देख के करें कि जो ये महामारी है इसके अंदर कितनी लेबर हमारे पास है वो। क्योंकि ये जो उठान की होती थी, जब कभी भी मंडियों में आता था गेहूं या फसल, जब भी आती थी, जब ये हमेशा शिकायत बना करती थी वो। आज उतनी मात्रा में शिकायत भी नहीं है, क्योंकि हम उतनी मात्रा में एक बार किसानों को बुला भी नहीं रहे, धीरे धीरे बुला रहे हैं और उसको धीरे धीरे उसको जो है शुरुआत में तो काफी था, क्योंकि उनको समझ नहीं आ पा रहा था कि कैसे हर चीज होगी, लेकिन धीरे धीरे अब स्ट्रीमलाइन हो गए हैं। योगेश कौशिक जी, एक्चुअली पता क्या है कि अब सारे पॉलिटिकल लोग बैठे हैं तो फिर मेरा रोल फिर कहीं वैसा ही शुरू हो जाएगा। इनका काम है एक दूसरे की बुराई करना, और स्पेशली मैं फिर पॉलिटिकल एंगल से अगर देखता हूं तो कुलदीप जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो जेजेपी डोमिनेटेड रहती है, तो उनका जो प्यार मोहब्बत जो था वो जेजेपी से कुछ ज्यादा था। ठीक है, हालांकि बीजेपी पिछली बार जीती थी तो वो उस एंगल से बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कुलदीप जी की काफी बातों से सहमत हूँ, लेकिन उस सहमति के साथ साथ कुलदीप जी मुझसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं इस बात का कि जो ये बातें कर रहे हैं ना, ये बातें हमेशा नई नहीं है, ये हमेशा की हैं। ये हर बार इनको ये बातें आज इसलिए नहीं करनी चाहिए थी कि हमेशा एक नॉर्मल सिचुएशन होती थी, अब ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है। इस एबनॉर्मल सिचुएशन को अपने दिमाग में रख के फिर इन्हें बात करनी चाहिए कि अगर हालात ऐसे हैं और फिर आप ऐसा कर रहे हैं तो भाई वाह, ना कि जी ये शिकायतें बहुत बड़ी हैं। अब ये ऐसी बातें कर रहे हैं आज के दिन जैसी विदेशों में होती हैं कि जी आपके खेत से ही उठा के सरकार ले आएगी। वो समय आएगा, वो समय आएगा कि जब हमारी सरकार इस पोजीशन में आ जाएगी कि आपके खेत से ही उठा लेंगे और आपको इसकी भी भविष्यवाणी पहले ही कर देंगे कि जी बारिश होने वाली है, इसलिए बिक जाए, यही बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा वत्स साहब को मेरे से ज्यादा ज्ञान है, मैं और बात बता देता हूं कि हमारे पास जो एक्चुअली जो तैयार हो जाती है फसल और बिकने का जो प्रोसेस टाइम होता है और उसके बाद गोडाउन तक जो पहुंचने का हमारे पास टाइम होता है, हमारे पास आज तक भी, ये हमारी खुशकिस्मती है आज के दिन कि हम बम्पर फसल दे रहे हैं और इतनी फसल दे रहे हैं कि हमारे गोडाउन में जगह नहीं बचेगी, इस बार की रिपोर्ट्स ये कहती हैं। ठीक है, तो ये बातें करनी चाहिए और अब जो हो रहा है उसको अप्रिशिएट मत करो, कोई बात नहीं, बट बुराई के लायक ये चीजें नहीं हो रही है। अप्रिशिएट तो किया कि बुराई के लायक ही चीजें। अब इनको अगली प्रॉब्लम जो बात करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, वो मैं बता देता हूं। मैं किसान नहीं हूं लेकिन फिर भी बता देता हूं।
वो प्रॉब्लम ये है कि अब कुछ ही दिनों में चावल की जो है ना वो रुपाई होनी है और उसके लिए इनके पास मजदूर नहीं है। और हरियाणा का अगर अपना स्ट्रक्चर अगर हम आज के दिन देखेंगे तो ये रुपाई जो है बड़ी मुश्किल हो जाएगी और अगली फसल के लिए परेशानियां होंगी। उसके लिए इन्हें प्लान करना चाहिए। जैसे अगर हम इत्तेफाक से प्रभु ने चाहा और हम 10-15 दिन में इस संकट से बाहर निकलते हैं तो हम अपनी स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए और नेशनल लेवल पे क्या ब्लूप्रिंट तैयार करें उसको सोचेंगे। तो ये मेरा वत्स साहब से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा। लेकिन वत्स साहब अंदर से जानते हैं कि हाँ काम जो है इन हालात में ठीक हो रहा है। नहीं, काम तो वाकई हर कोई कह रहा है और आज की जायज है, एक जायज है, वो किसान की भी है, इनकी भी है। वो करें क्या? वो जो मंडी की जो प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि इस एरिया में एनसीआर की जो बगल में जितने एरियाज हैं इनमें जो है ये सब्जियां उगाते हैं ये लोग। और वो सब्जियां ऐसी हैं, आज के दिन ऐसी सब्जियां हैं जो एक ही दिन में चली गई तो ठीक है, नहीं तो भाई वो खराब होनी है। उसके लिए इन्हें कुछ मतलब मुझे अच्छा लगता नेता हैं ये कहते हैं कि जी इसका मुआवजा वगैरह कुछ दिलाओ, क्योंकि नेताओं के मुंह से ये चीजें अच्छी लगती हैं। खासतौर पे अपोजिशन लीडर ये बोलते हैं कि जी ये नुकसान हो गया, ये मुआवजा, ये बातें हैं जो किसान को मिलनी भी चाहिए, क्योंकि किसान इन चीजों से तो वाकई परेशान है। और जो गेहूं का मामला है और इनका है, बारिश हो गई है इसमें ये हर बार होता है। हम कभी कभी इससे पार भी पा जाते हैं, कभी कभी नहीं भी पा पाते। अब थोड़ी ज्यादा परेशानी इसलिए लग रही क्योंकि कोरोना का तो कोई काम नहीं झेल रहे थे, उसके अलावा कोई काम नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई भी शिकायत करें या सुझाव दें तो इस सिनेरियो को ध्यान में रख के करें कि आज कोरोना की स्थिति है, कोरोना की स्थिति में हम कितने हमारे तो लिमिटेशन के साथ हमें काम करना पड़ेगा। तो अभी जो शराब की भी बात जो कर रहे थे, मैं उसका भी वत्स साहब को जवाब दे दूं, नाराज ना हो तो। वो मेरा मानना यह है कि हमारा शराब से जो लिकर से मेरा एक अपना पर्सनल मानना है कि शराबी जो है वो ऐसा उपभोक्ता है जो बहुत शरीफ है। उसको आप जो मर्जी रेट बढ़ा दो, आज तक कभी रोड पे आके उसने नहीं कहा कि जी रेट क्यों बढ़ा दिया। ठीक है। दूसरे क्या है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो हमारा स्टेट का अदर देन औरों को छोड़ दे तो वो इसी से आता है। हमारा 3,500 करोड़ का ईयरली रेवेन्यू है, तो इसका मतलब 350 करोड़ रुपए के 300 करोड़ के करीब का हमारा नुकसान हो चुका है। पर ये मेरी समझ में नहीं आया कि पहले बंद क्यों और अब स्टार्ट क्यों। इसका कोई रीजन नहीं है, ना इधर मेडिकली नॉर साइंटिफिकली। ठीक है, तो वो इन्हें शायद नहीं बंद करना चाहिए था, बट ठीक है, गवर्नमेंट ने ऊपर से हाई कमान ने सोचा कि अभी मतलब नेशनल लेवल पे ये फैसला लिया गया कि अभी बंद कर देते हैं। फिर ऐसा लगा कि अभी अब शुरू कर देते हैं। उसमें भी प्रॉब्लम जो मैंने पढ़ी या सुनी है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, वो ये प्रॉब्लम्स रही कि हर सरकार ने सेंटर से पैसा मांगना शुरू कर दिया कि जी या तो पैसा दो नहीं तो हम तो मर गए। उसके तहत जो है कुछ स्टेट्स ने, क्योंकि दो ही रेवेन्यू सरकार के पास पेट्रोल डीजल से आता था, वो पेट्रोल डीजल बिक ही नहीं रहा। लेकिन मैंने कहा यही उपभोक्ता ऐसा है कि आप कहोगे वो फौरन जाके आपको पैसे जमा कर देगा ले जी साथ के साथ। तो मतलब बढ़ा दो कितने भी, जितने मर्जी बढ़ाओ। दिल्ली में बढ़ा दिया 70%, दिल्ली में बढ़ा दिया यार, कोई आवाज नहीं वो। लेकिन मैं इसके साथ कहता हूँ कि देखिए जैसे आपने चावल के बारे में कही, लेकिन इसके साथ साथ हमें और भी कुछ चीजें सोचनी चाहिए। जैसे चाइना है, चाइना से बहुत मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो बाहर जाना चाहती है। एप्पल ऐसा कंपनी है जिसने ये कह दिया कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं चाइना में नहीं रहूंगा। वो तो हम लोगों का प्रयास जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत कर दी है, मैं समझता हूँ ये बड़ी सराहनीय है कि उन्होंने वहाँ के एक बड़ी बहुत हाई लेवल टीम बना दी है और जो उन लोगों को कोशिश कर रहे हैं। अगर वो कुछ कंपनीज हम सक्सीड हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो जो गुड़गांव में आने वाले समय के अंदर, सॉरी हरियाणा में जो आने वाले समय के अंदर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक डर और भय है वो शायद खत्म हो जाएगा। कुछ कंपनीज आ जाएंगे और उसके अंदर हमारे हरियाणा के लोगों को, बहुत अच्छी बच्चों को स्किल एक जॉब मिलेगी। मैं निशान सिंह जी के पास एक बार सवाल पूछना चाहती हूँ। निशान सिंह जी, अब परेशानी तो चलिए पूरे इस वक्त पूरे विश्व के लिए है, कोरोना को लेकर हर कोई परेशान है और हर कोई ये सोच रहा है कि कैसे ये खत्म हो जाए। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी ये है क्योंकि हम जिन तमाम जो चीजें, जो तमाम परेशानियां दूसरी कंट्रीज में, खासतौर पे चाइना में हम देखें, पूरे विश्व में जितनी भी कंट्रीज हैं, हर कोई इस वक्त चाइना से काफी आक्रोश में है, काफी गुस्से में है और काफी परेशान है। वो किसी ना किसी तरह से चाइना से बस बाहर निकलना चाहता है। बात चाहे अमेरिका की कर लीजिए, आप चाहे इंडिया में भी लोगों की बात कर लीजिए, हर किसी को लगता है कि चाइना ने ये जानबूझकर किया है और इसका बदला चाइना से लेना है। हम चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन कर दें या हम चाइना के किसी भी सामान को यूज ना करें। बहुत से लोगों ने तो टिकटॉक तक डिलीट कर दिया अपने फोन से क्योंकि चाइना में वो बना हुआ था। ऐसे में आपको लगता है कि जो कंट्रीज, जिन कंट्रीज में खासतौर पे
इंडिया की अगर बात कर लें, डेवलपिंग कंट्री है, और जो इंडस्ट्रीज, जो कंपनीज ऐसे हैं जो चाइना में एस्टैब्लिश हैं और वो वहां पे काम नहीं करना चाहती, अब ये अवसर है हरियाणा के लिए कि वो यहाँ पर आए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको यहाँ पे लाने के लिए सरकार का क्या विशेष प्लान है, और कैसे आप उन कंपनीज को मनाएंगे कि आप हरियाणा में आके काम कीजिए, हम आपको पूरा साथ देंगे, पूरा समर्थन देंगे, और जैसे भी आपको सपोर्ट चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। मैं पहले तो धन्यवाद करूंगा, कौशिक साहब ने अपनी एक्सपर्ट राय बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और जहां तक इस चाइना की जो आपने बात की, मैं ये कहना चाहूंगा कि चाइना के लिए या जितने भी विकसित कंट्रीज हैं उनके लिए भारत एक बहुत बढ़िया व्यापार की मंडी है। लेकिन जहां तक आपने चाइना के बारे में लोगों की नफरत की बात की, वो कहीं ना कहीं हमें भी जायज लगती है कि किस तरीके से सारे वर्ल्ड के अंदर जिस तरीके से ये बातें फैल रही हैं कि चाइना इसका जन्मदाता है, चाइना से शुरुआत हुई है, तो मैं भी ये मान के चलता हूं कि ऐसे क्रूशियल टाइम में बहुत बार समय समय पे पूरी दुनिया के ऊपर ऐसी विपदा की घड़ी आई है जैसे आज है, तो ऐसे हालात के अंदर सबको मिलकर के चलना चाहिए, तभी हम इससे जीत सकते हैं। मैं इसके साथ एक बात और भी कहना चाहूंगा कि ये क्रॉप जो आज की क्रॉप है, चाहे वो सरसों की है चाहे गेहूं की है, उसकी बिकवाई तो हो जाएगी, स्मूथली हो जाएगा मानता हूं, लेकिन आगे की समस्या है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के हरियाणा चिंतित है। पानी की आज पूरे देश में कमी है, और उस पानी की कमी से कैसे लड़ करके हम लोग अपनी फसल बो सकते हैं, क्रॉप डाइवर्ट कर सकते हैं। और मैं तो धन्यवाद करूंगा कि सरकार ने 7100 रुपए इंसेंटिव राशि भी रखी है कि जो धान से हट करके मक्का या अन्य फसलें बीजेगा उसको सरकार प्रोत्साहित करेगी, उसको बीज देने का काम करेगी, कैश में उसको जो नमद करेगी, और बहुत सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही हैं। तो मैं तो सभी को ये अपील करना चाहता हूं कि इस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए और मजबूती और एकता और मिलकर के काम करने की जरूरत है। आप सभी से निवेदन है कि हम मिलकर के, सरकार की बात नहीं, विपक्ष की बात नहीं, आज के दिन सबको मिलकर के काम करना होगा। नहीं, मिलके तो काम करेंगे। मेरा सवाल कुछ और था, उसका हालांकि मुझे जवाब नहीं मिला है। मैं उन कंपनीज की बात कर रही हूँ जो चाइना से अब बाहर निकलना चाहती हैं, दूसरे देशों में एस्टैब्लिश करना चाहती हैं। हरियाणा उनको क्या अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, और आपकी क्या योजना है बतौर सरकार का हिस्सा? हरियाणा में मैंने आपको उसकी बात का जवाब देने का प्रयास किया। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता था कि आज पूरे दुनिया के अंदर जो विकसित कंट्री है उनके लिए भारत एक व्यापार के लिए बढ़िया मंडी मानी जाती है। और मैं ये कहना चाहूंगा, हरियाणा ने हमेशा प्रयास किए हैं कि उन देशों में जाकर के जहां को टेक्निक बढ़िया, इजराइल है उसमें खेती की टेक्निक बढ़िया है, तो जाकर के हरियाणा ने भी एमओयू साइन किए हैं, बाकी कंट्री से भी जो ना व्यापार की आपस में संधि करने की कोशिश की है। तो हरियाणा के अंदर आज जहां जहां हरियाणा को जरूरत है, जिस टेक्निक की जरूरत है, उन कंपनियों को यहां बुलाने के लिए हमेशा पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी भी विदेशों में गए, उन्होंने उन लोगों को आह्वान किया कि आप हरियाणा में आकर के उद्योग लगाने का काम करें। तो मैं भी ये कहूंगा कि आज ये ठीक है कि आज एक क्रूशियल टाइम है, इस बीमारी का, महामारी का मुकाबला हम लोग कर रहे हैं, तो हरियाणा को कैसे आगे लेकर के जाए, हरियाणा का किसान, हरियाणा का व्यापार किस तरीके से खुशहाल हो, इन सारी चीजों पे सरकार चिंतित है। और सरकार का फर्दर भी ये प्रयास रहेगा कि हम लोग वहां बाहर के लोगों को, उन कंपनीज को जो हमारे भारत के लिए, हमारे हरियाणा के लिए ज्यादा बेस्ट जो ना हमें परिणाम मिल सकते हैं, जिनसे उनसे बात करेंगे, उनको बुलावा देंगे, उनको हरियाणा में उद्योग लगाने की बात करेंगे। ठीक है कुलदीप भट्ट जी, आपको लगता है इससे और राहत मिलेगी और अपॉर्चुनिटीज हरियाणा में क्रिएट होंगी और ये सरकार लाने में सफल होगी? देखिए, पहली बात तो मैं निशांत सिंह जी की बात का जवाब तो बाद में दूंगा। पहले मैं एक तो जो मेरे साथी थे शायद योगेश कौशिक जी, योगेश कौशिक जी हैं जी, दूसरे जो बात कर रहे थे, योगेश कौशिक जी ने मेरे से 2-3 बातें कही, मैं आपकी नॉलेज में डाल दूं। पहली बात तो मैंने शराब के बारे में कुछ बोला नहीं, आपको बता दूं शराब के बारे में क्या बोला वो पहले आप सुन लें। मैंने शराब के बारे में ये बोला कि सोनीपत के अंदर एक गोदाम में बहुत ज्यादा शराब पकड़ी गई, और उसमें से करीबन 1 से 1.5 लाख बोतल दीवार फाड़ के आगे से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो वहां से चोरी हुई है।
मैंने उनकी बात की है। सर मैंने तो शराब के बारे में कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो ये कहा कि शराब बंद क्यों होनी है, शुरू क्यों हुई, आपने कहा कि भाई भाई कहीं बुरा ना मान जाए, मैं कोई बुरा नहीं मानता। मैंने कहा बंद नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, मैं आपको बता दूं, इनकी गवर्नमेंट है, ये मालिक है, ये खोल रहे इनकी मर्जी, ना खोल रहे इनकी मर्जी, वो इन्होंने देखना है। दूसरा मैं आपको बता दूं, आपने कहा जेजेपी से घरा पड़े हुए, मेरे हल्के में जेजेपी तीसरे नंबर पर रही है। और अब मैं किसान, हेलो जी बोलिए। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपने कहा राजनीतिक इस समय नहीं होनी चाहिए, मैं कोई राजनीतिक नहीं कर रहा हूं, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसान की आवाज गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाएंगे तो आप बता दो और कोई तरीका। नहीं, आप बिल्कुल आवाज पहुंचाइए साहब, इसलिए हमने आपको जोड़ा है। और मैं तो बार बार ये कह रही हूँ, नहीं मैं बार बार ये कह रही हूँ कि ये मंच हमने इसीलिए क्रिएट किया है ताकि सब एक साथ जुड़े। मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने पता है कि किसान क्या चीज है, मैं उस चीज का मैंने पता है। आज आप किसान की मैं बात इसलिए करता हूँ कि मेरे कंसोर्टियम में और मेरे झज्जर जिला में मैं हरियाणा की बात तो आपको सबको पता है, हरियाणा के और बात पर मैं छोटा सा एक वर्कर हूँ बादली का, तो मैं बादली बताता हूँ आपको। बादली के अंदर हर किसान, हर गांव के अंदर आज सब्जियां उगाई हुई है, कहीं ककड़ी है, कहीं खीरा है, कहीं घिया है, कहीं खरबूजा है, कहीं तरबूज है, आज वो सील कर रखा है। ठीक है, आज उस किसानों के साथ से 1-1 लाख रुपए एकड़ के ऊपर खर्च कर रखे हैं, जो इस कुत्ते वाला हार्ड मुंह में लेके घूमता है, जो इस देश को चलाता है किसान, जो अपने बच्चों का पालन पोषण करता है कि उसको कुछ नहीं बचे। आज मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस किसान की बात कर रहा हूँ कि फसल खेत के अंदर सड़ने लग रही है, उसकी वो जो सब्जियां बिक नहीं रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम और आप, ठीक है, आज जमींदार आपके तो भी मैंने किसान के लिए, आप किसान के बीच नहीं वत्स साहब, ये आप प्योर राजनीतिक स्पीच कर रहे हैं, हम सब इस बात को मान रहे हैं। और मैं ये बार बार ये कह रही हूँ कि मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पे हम सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम सब अगर यूनाइटेड रहेंगे, एक रहेंगे, एकता से रहेंगे, तब ये तमाम नहीं, देखिए आपको हमने इसीलिए जोड़ा है ताकि अगर कोई परेशानियां बतौर आपको लग रहा है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको लग रहा है कोई परेशानियां हैं, आपको इस मंच पे हमने इसीलिए जोड़ा है क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे बीजेपी के सुधीर सिंगला जी हैं, जेजेपी के निशांत सिंह जी थे। आप तमाम परेशानियां बता सकते हैं, सीधा सरकार तक पहुंचेंगे, और अगर सरकार को लगेगा कि इस पे काम किया जाना चाहिए तो वो बिल्कुल इस पे काम भी किया जाएगा। इसको आप दिल पे मत लीजिए, आप जो बातें कर रहे हैं हमारे लिए भी वो गंभीर है। और किसान आज के दिन परेशान है तो संपर्क इनसे हमारा टूट गया, लेकिन लगता है कि ज्यादा ही दिल पे उनकी तमाम बातें लग गई। जो मर्जी कहो, मैं लेकिन अपना एक्सप्लेनेशन जनता को दे देता हूँ। नंबर 1, मैंने शराब के बारे में इनकी कोई बुराई नहीं की, जो इनका मैटर इनका अपना देखो, मैंने उसी वक्त कह दिया था जैसे ही पॉलिटिकल लोग जुड़ेंगे तो बहस पॉलिटिकल हो जाएगी, क्रिएटिव नहीं हो पाएगी, वो होगी थोड़ी सी। हम इसको लेके अभी दूसरी बात मैं करूँ शराब के बारे में, मेरा कुछ क्वेश्चन कंप्लेंट करी, स्पेसिफिक कंप्लेंट कर, उन्होंने स्पेसिफिक रिप्लाई दे दिया। मैं तो खुद हैरान हूँ कि क्या कर रही है और क्यों शुरू हुई। आपने वो जो जिक्र कर दिया कि उनकी जो सीट है, जो उनकी जो सीट है, आपने उस सीट पे टारगेट करके जेजेपी सेंट्रिक जो बात बोली वो दिल पे लगी, और उसके बाद उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ अगर वो ऐसा आपको लगा हो। बस साहब तो सुनिए, सिंगला साहब अकेले आपके भाई नहीं, भाई हम भी हैं, और आप सोचते हैं कि किसानों की समस्या हमारी समझ में नहीं आती, और हम भी समझते हैं, हम लगातार उन तमाम चीजों को उठाते भी, अब बात भी करते हैं। और जो मैंने सिंपली ये कहा कि आप शायद कोई मुआवजे वगैरह की मांग करते हैं किसानों के लिए, क्योंकि वाकई ये जो फसल है खराब हो रही है, तो आप हमसे नाराज ना होइए, वैसे मुझसे कोई ना कोई एक पार्टी नाराज हमेशा होती है। तमाम जो इस वक्त दर्शक हमें देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि हम बार बार तमाम डॉक्टर्स, तमाम एक्सपर्ट्स के पैनल से इस चीज को लेकर चर्चा करते हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा कि एक महामंथन किया जाए जिसमें तमाम जनप्रतिनिधि भी हों, सरकार का हिस्सा भी हो, और उनसे हम जवाब ले पाएं और तमाम उन मुद्दों पर चर्चा कर पाएं जो आपके सरोकार के मुद्दे हैं, जिनको लेकर आप लोग रोज परेशान हो रहे हैं और रोज ये सोच रहे हैं कि उसका उत्तर आखिर कैसे मिलेगा। तो ये मंच सिर्फ और सिर्फ उसके लिए था, किसी राजनीति के लिए नहीं है। और जो भी बातें यहाँ से निकल कर आ रही हैं, किसी को भी, किसी भी नेता को दिल पर लेने की उनको जरूरत नहीं है। हम एज ए टीम, हम सब
तमाम पार्टी के प्रतिनिधि और तमाम जनप्रतिनिधि, हम मीडिया कर्मी या एक्सपर्ट्स जो भी यहाँ पे बैठे हैं, पूरे दर्शक जो भी हैं, जो भी हरियाणा प्रदेश के लोग हैं, हम सब एक टीम हैं और हमें एक टीम बन के रहना है। हमारे साथ इस वक्त देवेंद्र सिंह बबली जुड़ चुके हैं। सीधा पहले उनके पास चलते हैं, उसके बाद बाकी अपने गेस्ट से भी चर्चा करूंगी। बबली साहब, आपको क्या लग रहा है, महामारी से हम लड़ रहे हैं, मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन जो छोटी छोटी परेशानियां भी हो रही हैं, सरकार उसको संज्ञान में ले रही है सही तरीके से? बिल्कुल, सरकार उनको पूरे सही तरीके से उनके संज्ञान में भी है। उस पर इम्प्लीमेंट जहां जहां भी जो सुझाव, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि पार्टी से ऊपर उठकर किसी भी पार्टी से हों, उनकी तरफ से आए हों या आम जनमानस की तरफ से आए हों, उस पर सरकार ने पूरा संज्ञान भी लिया है और उसमें इंप्रूवमेंट भी की है। तो आप कह रहे हैं सब, हाँ जी, तो आप कह रहे हैं कि सब जनप्रतिनिधि भी है, सब एक साथ मिलके तो हम काम कर रहे हैं। वत्स साहब जुड़ गए हमारे साथ? जी 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 बिल्कुल जी, इसमें सबके सहयोग की भी जरूरत है। हाँ। आज इस संकट की घड़ी में पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हम सबको एक होकर, क्योंकि राजनीति करने का समय बहुत मिलेगा। आज पूरा विश्व, पूरा देश और प्रदेश हमारा संकट में है। ये जो महामारी है, इसको हम सब मिलकर लड़ सकते हैं और सरकार से जितना बेटर बन पाया, चाहे हमारे देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, अच्छे तरीके से लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके, उसके लिए जो भी काम सरकार की तरफ से होने चाहिए थे, हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा, हमारे पूरी कैबिनेट, हमारे डिप्टी सीएम साहब द्वारा, पर्टिकुलर जनता के हित में जो काम हो उनको करने का काम सरकार द्वारा किया गया है। अभी आपको क्या लगता है कितना क्रूशियल समय है हमारे लिए, और इस समय में हमें कैसे अपने आप का ख्याल रखना पड़ेगा और कैसे ये समझना पड़ेगा कि घर से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत सी परेशानियों को हमें देखना भी पड़ेगा और उनका सोल्यूशन कैसे होगा वो भी हमें अपने दिमाग में लेकर चलना है कि हमें क्या सावधानियां बरतनी है अगर हम जा रहे हैं किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति से ना मिलने, क्योंकि हमें मालूम नहीं किसके पास वो इन्फेक्शन है, कौन वो इन्फेक्शन को कैरी करके रख रहा है। तो ऐसे समय में आपको क्या लगता है, क्या सुझाव आप हरियाणा प्रदेश के लोगों को देना चाहते हैं, तमाम हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं, जिससे कि वो बचे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें? देखिए, अब लॉकडाउन के तीसरे फेज में सरकार ने काफी रियायतें दी हैं, लेकिन इसका जो सोशल डिस्टेंस है, हम सबको ये नहीं कि हमें प्रशासनिक तौर से जब हमें हमारे ऊपर कोई प्रेशर हो, दबाव हो, तब हम उसको माने। हमारे सबके हित में, हमारे परिवारों के हित में यही है कि सोशल डिस्टेंस को कायम करते हुए, और जितने भी हमारे सरकारी विभाग के जो अधिकारी, चाहे सफाई कर्मचारी हों, हमारे डॉक्टर हों, हमारे पुलिस कर्मचारी हों, जितने विभाग आज पूरे प्रदेश की व्यवस्था को संभाले हुए हैं, हम उनका सहयोग करें। और इस जो लॉकडाउन में अभी हमें काफी रिलीफ सरकार ने दिया है। हालांकि पूरे देश और प्रदेश में बात करें तो हमारे हरियाणा में जो अब तक के 555 केस जो हमारे हरियाणा प्रदेश में आए थे, उनमें से करीबन 260 केस तो इम्प्रूव कर चुके हैं। कुछ केस हैं 289 जो अभी उनकी उम्मीद है कि वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे। तो इसमें सोशल डिस्टेंस है, उसको हमें बना के रखना है, और जो निर्देश या आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं, हम सबको मिलकर, जो हरियाणा वासी हैं, जो हमारे देशवासी और प्रदेशवासी, उनको मानना चाहिए। ठीक है, तो जब तक इन तमाम रूल्स का पालन नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए खतरा बना रहेगा। कुलदीप, जल्दी से आपसे फाइनल कमेंट्स में लेना चाहती हूँ। आपका फोन बार बार बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। अब कोई और आपको लग रहा है परेशानी है तो वो भी आप उठा दीजिए। सुधीर सिंगला साहब यहाँ बैठे हैं, अगर आप उनको लगेगा कि हाँ कोई वाकई में परेशानी झेल रहे हैं तो वो बात करेंगे ऊपर। जी देखिए, जैसे बबली भाई ने बताया, मैं पूर्ण रूप से भाई की बात से सहमत हूँ, और एक हमारा सबका एक फर्ज बनता है, और सबसे मैं अपील भी करता हूँ, पूरे हरियाणा वासियों से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि सभी साथी, सारे हरियाणा वासी सोशल डिस्टेंस का जरूर पालन करें, और जरूरत हो तो घरों से बाहर निकले। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, ये जो समय है, ये सबसे खतरनाक समय हमारे लिए, जो मई और जून जो चलेगा, ये पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए खतरनाक है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब ने अपने घरों में रहो, ज्यादा से ज्यादा, जब अगर जरूरी काम है, कोई बिजनेसमैन है, कोई और कुछ है, तो वो घरों से बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों के अंदर रहे। और इसका कोई इलाज नहीं है, ये सच्चाई है, इसका इलाज अब तक कोई है नहीं। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ये इलाज है कि हम सोशल डिस्टेंस रखें और एक दूसरे की हम मदद करें। चाहे प्रशासन है, प्रशासन के हमारे सारे साथी हैं,
सही बात कही बबली भाई ने, कोई प्रशासन ही नहीं कि भाई उसके दबाव से ऐसे हम कानून को माने, नहीं, हमारा सबका एक फर्ज बनता है, साथियों का, पूरे प्रदेशवासियों का एक धर्म और परम कर्तव्य बनता है। बिल्कुल ये इंडिविजुअल जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वत्स साहब आपका कोई और सुझाव तो नहीं रह गया जो आप देना चाहते हैं सरकार को? देखिए, मैंने सरकार को एक सुझाव फिर दे रहा हूँ, ये राजनीतिक कोई बात नहीं है। सरकार ने जैसे आप लॉकडाउन हमारा थर्ड चरण में चल गया, और जिस तरीके से हमने दुकानें खोल दी और कुछ कर दिया, उसमें अभी भी सख्ताई से काम करें, ढिलाई नहीं देनी है। इसको अगर हल्के में ले लिया तो ये प्रदेश के लिए और देश के लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। तो इसमें विपक्ष और सबने इनका साथ देना चाहिए, गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, और हरियाणा की जनता ने भी साथ देना चाहिए। और जो 27 मई तक जो किया है, इसको ध्यान में रखते हुए पूरा पालन करना चाहिए। और चाहे शराब के ठेकों की बात है, चाहे दुकानों की बात है, चाहे जहाँ पे भी है, लोगों ने भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए इस बीमारी से लड़ाई लड़नी है। और देश को अगर विजय प्राप्त करनी है तो एक दूसरे का साथ देके ये करना पड़ेगा। गवर्नमेंट से मेरा ये सुझाव है, और ये सुझाव कोई गलत सुझाव नहीं है। आने वाला समय हमारे लिए अभी अच्छा नहीं है। हम इसको ये सोचें कि लड़ाई खत्म होगी, नहीं। आप देख रहे हो अब 4 दिन में किस तरीके से हमारे केसेस बढ़ रहे हैं। आप कल 4500 के करीब 4540 से थे, तो ये अभी बढ़ रहा है। तो इसमें हमारा सबका एक धर्म बनता है कि सारे एक होके हम अपने जो गवर्नमेंट का जो हमारे पे किया है लॉकडाउन, तो उसको हमने मानना चाहिए, और सारी चीजें ध्यान में रख के इसको कड़ाई से कानून में जो इन्होंने कानून बनाया है उसको कड़ाई से लागू करें। और ध्यान रखें, प्रशासन जो हमारा पुलिस के भाई है, उनका भी ये फर्ज है कि वो भी हमारे लिए बेचारे दिन रात एक कर रहे हैं। और जनता का फर्ज है कि उनके भी हमने उनका हौसला भी बढ़ना चाहिए, उनकी मदद भी करनी चाहिए। बिल्कुल सबका फर्ज है, और आपका भी फर्ज है, आपका भी फर्ज है कि आप ये कम से कम कोशिश करें कि आपके एरिया में लॉकडाउन का सख्ती से पालन तो लोग करें। अब जो ढील दी गई है वो तो दी है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सी बंदिशें हैं, कम से कम उसका पालन सही से। और अगर नहीं हो रहा है तो तुरंत प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दें। कम से कम ये हर जनप्रतिनिधि अगर अपने एरिया में ये सुनिश्चित करेगा कि तमाम चीजें सही से चल रही हैं, नहीं तो चीजें प्रशासन के लिए भी, सरकार के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। योगेश कौशिक जी, तमाम परेशानियां तो हमने देख ली, हर किसी के अपने अपने सुझाव भी देख ले, लेकिन इस मुश्किल परिस्थिति में अगर बस एक चीज हम समझ लें कि अभी परेशानी खत्म नहीं हुई है, 50,000 पहुंच गए हैं हम, और अगर हम यूं ही असावधानियां बरतते रहे तो मुश्किल घड़ी तो नजदीक ही है। देखिए, ये बात तो मैं कह चुका हूं कि स्थिति अभी जो वर्स्ट सिचुएशन है, मुझे लगता है कि वो आने वाली है। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और ये भी तय है कि जब जब कभी ऐसी बातें होती हैं तो उसमें अपॉर्चुनिटी भी होती है। जो सिंगला साहब कहना चाह रहे थे कि चाइना से हमारी इंडस्ट्रीज आ सकती हैं, उनकी उम्मीदें हैं। इसी के साथ साथ एक कुछ और प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के या एनसीआर में जो इनके पास हैं, जो वत्स साहब को शायद उन पे कंसंट्रेट करें तो अच्छा रहेगा कि जो मंडियां हैं वो हम बाहर सोनीपत में या झज्जर साइड में या इस साइड में हम प्लान कर रहे थे, तो वो अगर होती हैं तो ये अब एक अच्छा समय है कि हम इस बहाने वहां पे भी चले जाएंगे। और मैं फिर वही बात करता हूं कि आज के एक हफ्ते बाद सिचुएशन क्या आती है उससे हम अपने आप को कर सकेंगे, क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं ग्राफिक और ये वो फजूल है, क्योंकि शुरुआत अब हुई है। अब लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू किया है, लोग कुछ काम करना शुरू करेंगे, जो जरूरी है। क्योंकि लॉकडाउन था तो चलिए एक पॉज लग गया था, ठहर गई थी तमाम चीजें, सब बंद था, लेकिन अब हम घर से बाहर निकलना शुरू हुए तो वायरस भी स्प्रेड करेगा, तो और ज्यादा मुश्किल हमारे लिए हुई। सुधीर सिंगला साहब, जल्दी से आपके फाइनल कमेंट्स। मैं इसमें एक ही सबको कहना चाहूंगा कि फिर दोबारा से अपील करूंगा कि एक आरोग्य सेतु जो है ऐप को जरूर अपने यहाँ इंस्टॉल कराएं। दूसरी बात ये है कि ये जो समय है, इस समय के अंदर हमारे को कहीं ना कहीं सकारात्मक माहौल बनाकर सकारात्मक सोच के साथ चलना पड़ेगा। ये ठीक है कि अब एक्चुअल में लड़ाई अब शुरू हुई है, वो अभी तक तो बिल्कुल सब लॉकडाउन के अंदर था तो वो बीमारी भी रुक गई थी, लेकिन हमारे को उसके साथ जीवन जीने की आदत के साथ साथ वो सावधानियां जो हैं, ये सेल्फ कर्फ्यू हमारे को 17 तारीख की बात नहीं, मुझे लगता है अभी 2-3-4 महीने 5 महीने तक हमारे को सेल्फ कर्फ्यू अपने आप लगा कर चलना चाहिए वो, और वो सारी प्रिकॉशंस लेकर चलनी चाहिए। और साथ साथ में जैसे मैंने अपने गुरुग्राम के अंदर कोशिश करी है, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि इस पीरियड के अंदर अपने जो कॉर्पोरेशन के काम है, चाहे पंचायत के काम है, जैसे आज ट्रैफिक रुका हुआ है, अगर मान लीजिए सड़कों में गड्ढे हैं
तो अगर अपन उसको ठीक करा लें तो ट्रैफिक रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रीट लाइट्स हैं जो बंद हैं वो आज हम चेक करा लें, उसको ठीक करा लेते हैं। आने वाले 2 महीने के अंदर सीवरेज है, सीवरेज को अगर बिल्कुल साफ करा लेंगे तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम कम होगी और वाटर लॉगिंग की वजह से कोई आगे वाली नई बीमारी पैदा ना हो। अगर हम उस पर थोड़ा ध्यान दे लें, इस किस्म से आने वाले गर्मियों के अंदर अगर हमारे ट्रांसफार्मर वीक हैं तो वो आज के दिन रिप्लेस हो सकते हैं। हम उसको कोशिश करें प्रशासन के साथ मिलकर कि ये काम करा लें, तो आने वाले 2-3 महीने के अंदर हमारा शहर सुंदर दिखाई दे, जगमगाता दिखाई दे, साफ दिखाई आप ये कोशिश करेंगे कि गुरुग्राम में हो जाए, क्योंकि आपने ये भी कहा कि सीवर वगैरह सब भी अच्छे से क्लीन हो जाए, क्योंकि आगे आने वाले रेनी सीजन में भी कोई परेशानी ना आए। 8-10 दिन पहले जो है कॉर्पोरेशन में ये प्रयास किया और अपनी तरफ से एक रिटर्न के अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि आपका इनको कंसीडर करें और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। चलिए, अब उम्मीद करेंगे कि इस पर जल्दी कार्रवाई हो और जितनी भी परेशानियां हैं, क्योंकि कम से कम ये एक अच्छा समय है कि तमाम अगर रोड का रिपेयर होना है, ट्रांसफार्मर्स कुछ ठीक होने हैं या फिर जो दूसरी व्यवस्थाएं जो आगे जाके पूरे प्रदेश के हित में हो सकते हैं, उसमें हमें फायदा मिले, तो वो तमाम चीजें जरूर करनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस महामंथन में शामिल होने के लिए। आप सबके महत्वपूर्ण सुझाव, आप सबकी महत्वपूर्ण अपील, एक अपील ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है और साथ ही साथ प्रदेश के तमाम उन लोगों के लिए जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसको आगे देखेंगे, क्योंकि आपको ये समझना अब बेहद जरूरी हो गया है कि खतरा अब और बढ़ने वाला है। आपको और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, आपको और ज्यादा गंभीर होना पड़ेगा और हर पल को ध्यान से, सावधानी से अब गुजारना पड़ेगा। आरोग्य सेतु ऐप का बार बार प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, यहाँ बैठे विधायक साहब ने भी कहा कि आप उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वो आपको हर पल अपडेट बताएगा, साथ ही साथ आपको चेताएगा। अगर कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति आपके आसपास भी आता है तो वो एक अलार्म के जरिए आपके फोन में आपको ये बता देगा, अलर्ट कर देगा कि आपको अब सुरक्षित होना है, या अगर आपके आसपास कोई खतरा है तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। उस ऐप को अब तक 9 करोड़ 15 लाख देशवासियों से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और अगर आपको ठीक रहना है और तमाम परिस्थितियों से अलर्ट रहकर अपने आप को ये अलार्म भी देना है, चेतावनी भी अगर बतानी है कि खतरा आपके आसपास है, तो उस ऐप को जरूर आप लोग डाउनलोड कीजिए। तमाम गाइडलाइंस अलग अलग तरीके से सरकार दे रही है, लेकिन सरकार का काम गाइडलाइंस देना है, सरकार का काम, प्रशासन का काम रूल्स बनवा के उसको फॉलो करवाना है, लेकिन सबसे जरूरी काम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपका है, क्योंकि अगर आप उन्हें मानेंगे नहीं, आप उन्हें समझेंगे नहीं और अगर आप उन्हें सुनेंगे नहीं तो परेशानी सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे प्रदेश और फिर देश के लिए होगी।